अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ताकि बाई चांस जिसका भी क्लास मिस हो रहा है उनको बाद में बैकअप भी मिल जाएगा, नो इशू। ओके, तो फिर से एक बार सबको गुड मॉर्निंग। तो ऐसे आज का क्लास बेसिकली रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग क्लास है। आई होप कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस अच्छा ही समझ में आएगा। आज फर्स्ट क्लास है टेक्निकल का। प्रिया, गुड मॉर्निंग प्रिया। हेलो प्रिया, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सिंपल। ऐसे हम लोग नॉर्मली कुछ बातें तो जानते हैं, है ना। जैसे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत तो मार्केट में हम लोग सभी को ही कुछ ना कुछ तो सुने हैं, सुने कि नहीं सुने। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इन सिंपल अगर कहा जाए तो कंपनी का ट्रेंड को एनालाइज करना, कंपनी का डे टू डे ट्रेंड। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इज अ शॉर्ट टर्म रिसर्च टेक्निक। ये स्टॉक मार्केट को, ओके प्रिया ठीक है, आवाज़ आ रहा है, इट्स ओके ठीक है। बस इसी का तो मैं वेट कर रहा था कि बस इतना बोल दे कोई, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इट्स अ रिसर्च टेक्निक। जैसे दो तरह का रिसर्च टेक्निक होता है स्टॉक मार्केट में। मैं आगे आगे जैसे क्लास को और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लेते जाऊंगा, जिसका जो भी मन में सवाल है वो मुझे पूछ सकता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दो बेसिकली मेन पर्पस होता है स्टॉक मार्केट का। एक होता है स्टॉक को, स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वन इज व्हाट, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है और फिर वहां से रिटर्न कमाना है, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज डे टू डे ट्रेडिंग करना है, या फिर साथ में थोड़ा शॉर्ट टर्म लाइक स्विंग ट्रेडिंग, वन वीक के लिए स्टॉक को होल्ड करना है और फिर शॉर्ट टर्म पीरियड में स्टॉक को, मतलब जो भी शेयर्स है उसको बाय या सेल करने का काम करना है। तो बेसिकली जब बात शॉर्ट टर्म का आ जाए ना तो टेक्निकल का यूज ज़्यादा होता है, और जब बात लॉन्ग टर्म का हो जाए, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, ओके, मोर देन 3 मंथ्स, इवन मोर देन 1 मंथ ऑल्सो कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, ओके। बस शॉर्ट टर्म में 1 वीक 2 वीक्स इट्स ओके, बेसिकली 1 वीक के अंदर ही शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन क्या ये फंडामेंटल और टेक्निकल कहीं पर कनेक्टेड है? क्या ये टेक्निकल एंड फंडामेंटल किसी जगह में कनेक्टेड है? ऑब्वियसली कनेक्टेड है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब, मैं थोड़ा सा इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल को, इसके पीछे मेन रीजन ये है कि बिकॉज दोनों हैंड टू हैंड चलता है, बट फिर भी दोनों का कंप्लीट कैरेक्टर अलग है, ठीक है। ऐसे फंडामेंटल क्लास अलग होता है, दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस क्लास। पर फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज किसी भी कंपनी में अल्टीमेटली हम सबका टारगेट यही है कि वेल्थ क्रिएट करना, कंपनी को इन्वेस्ट करना है मार्केट में। मार्केट में करीब करीब BSE से मिला के स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज अराउंड 5 to 7,000, 6 to 7,000 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। मैं आपको शो भी करूंगा कि कितना कंपनीज BSE में लिस्टेड है, कितना कंपनी NSE में लिस्टेड है। एंड देयर आर सम कंपनीज ऑल्सो जो कंपनीज कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो एन एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। जानिए सुमित बेटा, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज একটা एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। না জানতাম খালি বিএফই এনএফির কাজ হয় यस, এছাড়া আর কোনো BSE का कम से कम 5 to 10% होल्डिंग है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज द सेकेंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बट यस एक्टिव ट्रेडिंग नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग BSE NSE के थ्रू से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वैसा एक्टिव ट्रेडिंग कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से ऑनलाइन थ्रू फॉर्मेट में नहीं होता। वो जितना भी होता है वो BSE रूट के थ्रू से होता है, ठीक है। ये सब हिस्ट्री बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन इश्यूज क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रोजगार करने के लिए, इन सिंपल अगर लेमैन की तरह समझे, या फिर अगर हम लोग जस्ट इतना बोले कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के मुझे रिटर्न कमाना है, तो ये रिटर्न हम लोग दो वे में कर सकते हैं। वन इज टेक्निकल के थ्रू से, अनदर इज फंडामेंटल के थ्रू से। तो चलिए एक काम करते हैं, धीरे धीरे इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से टेक्निकल फंडामेंटल दोनों कर सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस टेक्निकल में, टेक्निकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ओके। ओके, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर आप देखिए, स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आप लोगों को जो भी डिटेल्स है वो सारा का सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में, मतलब क्या क्या मैटर पे बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पे डिस्कस करना है। तो आवर बेसिक डिस्कशन एरिया, क्या स्क्रीन दिख रहा है मुझे प्लीज बताइएगा।
शुभंकर, হ্যাঁ হ্যাঁ सुमी, हाँ स्क्रीन शो हो रहा है ना? দেখা যাচ্ছে। ওকে, হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। সুমন, প্রবলেম কি একটু ক্লিয়ার হচ্ছে? হ্যালো সুমন, প্রবলেম কি একটু ক্ল্যারিটি এসছে? সাউন্ড আসছে আমার? নেটওয়ার্ক ইস্যুস আছে মনে হচ্ছে তোমার কোথাও বাড়িতে, বিকজ যাদের নেটওয়ার্কে প্রবলেম নেই তাদের এই প্রবলেমটা থাকে না। ओके ओके, तो बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में डिटेल्स में सीखने वाले हैं, मैं पहले थोड़ा वो बता दूं, ठीक है? दिस इज अ कंटेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूं, फिर मैं धीरे धीरे इसका जो भी बैकग्राउंड है मैं हर चीज़ में एक एक करके डिस्कस करूंगा। हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई हड़बड़ी का जगह नहीं है। मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हमेशा पश्चाताप ही करना होगा, ठीक है? पेशेंस के साथ काम लेना है, सीखना भी पेशेंस के साथ है, यूज़ भी पेशेंस के साथ करना है। स्टॉक मार्केट कहीं भागे नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, डे बाय डे जितना टाइम जाएगा अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट लाइक सेंसेक्स निफ्टी और बढ़ता जाएगा, बिकॉज बहुत स्कोप है अभी भी इंडियन बिजनेस सिनारियोज में, इंडियन इकोनॉमी में अभी बहुत रास्ता बाकी है। मतलब ये कोई सैचुरेटेड इकोनॉमी नहीं है। सैचुरेटेड मतलब जो इकोनॉमी एक कंप्लीशन स्टेज में आ जाता है ना, इसका ग्रोथ कम हो जाते हैं, वैसा इकोनॉमी को सैचुरेटेड या कंप्लीटेड स्टेज बोलते हैं। बट इंडियन इकोनॉमी एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग है तो, और स्टॉक मार्केट क्या है, इंडियन इकोनॉमी का मिरर है। और तो फिर अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। इतना तो आप एकदम बेफिक्र रह सकते हैं कि कहीं भागा नहीं जाएगा स्टॉक मार्केट, ठीक है? आपके पास अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे आता जाएगा। तो फिर बस अब मन लगा के सीखिए स्टॉक मार्केट को, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जस्ट लोग तो पहले तो बैकग्राउंड चेक आज ही करेंगे, बैकग्राउंड, ओके, कि टेक्निकल एनालिसिस का बैकग्राउंड क्या है। फिर हम लोग धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर अलग अलग चार्ट टाइप्स को सीखेंगे, जैसे कि कैंडल स्टिक्स, जब मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होंगे। कैंडल स्टिक्स में भी तरह तरह का कैंडल स्टिक्स होते हैं, ठीक है? देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैंडल स्टिक्स, लाइक सिंगल कैंडल स्टिक्स, लाइक डबल कैंडल स्टिक्स, ठीक है? सिंगल कैंडल स्टिक्स में बात होगा, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पे बात होगा, ठीक है? तो वो क्या होता है वो तो कैंडल स्टिक्स चैप्टर में जब पहुंचेंगे तभी बात करेंगे, जल्दी आ जाएंगे कैंडल स्टिक्स में, लेकिन उससे पहले कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे कैंडल स्टिक्स का समझ आ जाए ना, जैसे हम लोग कैंडल स्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा लंबा बात चलेगा कैंडल स्टिक्स में, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल स्टिक्स आर देयर। आफ्टर दैट we need to understand support and resistance level. We need to understand सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मतलब ये डे टू डे मार्केट जो है ना, ये मार्केट को सपोर्ट का जरूरत होता है और कितना तक ये सह सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये डेली मार्केट अप डाउन वोलेटिलिटी, कभी स्टॉक 500 में था, अचानक से स्टॉक गिर के 480 में आ गया, फिर स्टॉक ऑफ होके 490 में गया, तो सपोर्ट लेवल कहाँ तक मेंटेन होगा, कितना तक वो रेजिस्ट कर सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करके काफ़ी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी भी है, ठीक है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ठीक है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आफ्टर दैट देयर इज अ वॉल्यूम्स, इसका भी बहुत बड़ा यूज होगा, वॉल्यूम्स, ओके? एंड सेकेंड थिंग इज मूविंग एवरेज। क्या है सेकेंड? वॉल्यूम्स के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड मूविंग एवरेज। ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, टेक्निकली ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर टेक्निक अगर हम लोगों को ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। आफ्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स। आजकल ये सब के ऊपर सॉफ्टवेयर भी बिल्ड हो रहा है, बट जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर, आप लोग अगर सीख जाएंगे ना, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐसे ही समझ पाएंगे। तो इंडिकेटर्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि किस टाइम पे स्टॉक को बाय करना है और किस टाइम पे स्टॉक को सेल करना है, उसका इंडिकेटर आपको समझा जाएगा। एंड उसको समझने के लिए ना और भी कुछ खास कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड फिबोनाची सीरीज। डाउ थ्योरी, आई डोंट नो आप लोग डाउ का नाम सुने कि नहीं? तो वेरी फेमस फाइनेंशियल गुरु माना जाता है डाउ जोन्स। नाम सुना किसी ने डाउ का? हाँ, आप लोग डाउ का नाम सुने? अमेरिका अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज यस सर, बेंचमार्क है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है, बट बेसिकली ये डाउ जोन्स एक फेमस गुरु थे सर, ठीक है? डाउ जोन्स, जैसे अभी अगर आप देखें ना तो डाउ जोन्स, ये देखिए डाउ जोन्स लाइव है अभी, ठीक है? डाउ जोन्स ये यूएस स्टॉक मार्केट का इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशंस दिखाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग लेवल में, द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स और सिंपली द डाउ इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट मेजर्स द स्टॉक परफॉर्मेंस ऑफ 30 लार्ज कंपनीज लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी होता है,
जस्ट लाइक दैट। ठीक जिस तरह का हमारे यहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी होता है, जैसे उसी तरह से यूएस में डाउ जोन्स है। तो इसका ये मॉडल एक्चुअली हम लोगों को सबको पता है कि इंडिया से पहले स्टॉक मार्केट का जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है यूएस में, और यूएस वर्ल्ड वाइड बिजनेस में बड़ा टॉप क्लास कंसेप्ट रखता है। यस ना, क्या शुभंकर? यूएस स्टॉक मार्केट में थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रखता है, ये बात तो सही है ना? हाँ सर। तो यूएस का बिजनेस भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यूएस का बिजनेस सिनारियोज अच्छा है, उसका इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसीलिए ये यूएस में डाउ जोन्स किस तरह से बना है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, जैसे रिसेंटली डाउ जोन्स को रिलेटेड एक बहुत अच्छा खबर मार्केट में आया था, किसी को पता है? इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ डाउ जोन्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हुआ था। क्या कनेक्शन हुआ था, कोई मुझे बता सकता है? डाउ जोन्स एंड इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जस्ट 2-3 दिन पहले आया था। अगर खबर है थोड़ा बहुत तो मुझे बता सकते हो, है क्या किसी के पास खबर? हाँ, सुमित, जानिस, गोपी? না দাদা আমি জানি না ব্যাপারটা। अरे रिसेंटली देखो, আমি আমিও জানি নি। देखो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। शुभंकर, ऐसा कोई न्यूज़ सुने हो क्या? না স্যার। ओके। सुमन, सुमन आवाज আসছে আমার? सुमन इज देयर, बट सुमन, मैं आपका साउंड मुझे नहीं मिल रहा है। क्या आपको मेरा साउंड मिल रहा है? सुमन, यू कैन टाइप इन व्हाट्सएप, यू कैन टाइप इन व्हाट्सएप। ओके, ठीक है। देखो सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या ये न्यूज़? अदानी पोर्ट्स टू बी रिमूव फ्रॉम S&P इंडेक्स ड्यू टू बिजनेस लिंक्स विथ म्यांमार मिलिट्री, ठीक है। ये एक्चुअली डाउ जोन्स में भी अदानी का अदानी का कनेक्शन था, ठीक है। अदानी पोर्ट जो हमारे यहाँ पर बड़ा बिजनेसमैन है सर, और अदानी पोर्ट का शेयर्स को लेके हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल रहता है। तो ये अदानी पोर्ट को लेके, अदानी पोर्ट को डाउ जोन्स अपने जो इंडेक्सेशन सिस्टम है वहाँ से निकाल दिया, बिकॉज उसका म्यांमार मिलिट्री के साथ रिलेशन बिल्डअप हुआ है, ठीक है। बिकॉज म्यांमार में अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, आप लोगों को पता है, बहुत सारा सिस्टम काम करता है स्टॉक मार्केट में। तो ये डाउ जोन्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत पॉपुलर है। म्यांमार में अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री शासन चल रहा है। सुन सू की का जो गवर्नमेंट था, वहाँ पर गवर्नमेंट अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मतलब डाउ जोन्स का कहना है कि इंडिया, एक्चुअली इंडिया का ना रिसेंट लेवल में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, स्पेशली डिफेंस प्रोडक्ट, ठीक है। स्पेशली डिफेंस का प्रोडक्ट হ্যাঁ बहुत এটা ज़्यादा। শুনেছি, এটা हाँ, শুনেছি আমি। इंडिया का करंट एक्सपोर्टिंग विद म्यांमार, स्पेशली डिफेंस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा म्यांमार के पास जाता है। करीब 50% के आसपास डिफेंस प्रोडक्ट हम लोग म्यांमार को एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि अदानी पोर्ट इंडिया का करंट एक्सपोर्ट का हब बना है, बिकॉज करेंटली इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट हैंडल करते हैं, इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हैंडलिंग अदानी पोर्ट के थ्रू से होता है, बिकॉज उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसीलिए। तो यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहता कि मतलब डाउ जोन्स भी नहीं चाहते कि म्यांमार के साथ मिलिट्री हेल्प करे इंडिया। तो इसलिए इंडिया हेल्प नहीं कर रहा है, इंडिया तो अपना बिजनेस देख रहा है, क्योंकि बाकी दुनिया तो हमेशा अपना बिजनेस देखा है। हाँ सर, चाइना हो, यूएसए हो, रशिया हो, तो इंडिया को जब बिजनेस का मौका मिले तो हम क्यों ना देखें, वो अलग बात, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, यही सब बहुत सारा पॉइंट्स है। तो डाउ थ्योरी ये भी समझना है, एंड उसके बाद धीरे धीरे कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स भी होगा, एक्स्ट्रा नोट्स, ट्रेडिंग व्यू बिल्डअप करना, पिवोट रेंज को कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, करीब 22 चैप्टर्स है इसके अंदर, जिसको हम लोग धीरे धीरे ही बिल्ड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। बट जितना मतलब डिटेल्स में हो सके हम लोग बात को समझने का कोशिश करेंगे। ओके शुभंकर, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। तो दीज आर द एरियाज जिसको कवर करना बहुत जरूरी है विथ मार्केट नॉलेज, एकदम ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मार्केट। तो चलो सर, धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्टिंग पार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली टेक्निकल में तभी आना चाहिए जब किसी का बेसिक थोड़ा ठीक ठाक हो। अगर बेसिक में गड़बड़ है तो मुश्किल होता है। तो मैं इतना ही मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का बेसिक्स बड़ा ठीक ठाक है। अगर प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, मैं कोशिश करूंगा जहां जहां प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट करने का। बट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का नॉलेज के बाद ही मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं, आफ्टर बेसिक्स देयर इज अ फंडामेंटल एनालिसिस एंड एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। तो
बेसिक्स पहले कवर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, नो इशू। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए द प्रीवियस मॉड्यूल, जैसे कि इसके पहले वाला जो मॉड्यूल नॉर्मली बेसिक्स का मॉड्यूल पढ़ना चाहिए किसी को, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख के रखा सर, द प्रीवियस मॉड्यूल सेट अस ऑन अ गुड प्लेन विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। ओके, ठीक है। तो टेकिंग क्यूज फ्रॉम द प्रीवियस मॉड्यूल वी नो now know that developing a well researched point of view is critical for stock market success। ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा बैकग्राउंड बन रहा है। ओके, तो वेल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इज क्रिटिकल फॉर स्टॉक मार्केट सक्सेस। अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी अ डिरेक्शनल व्यू। मतलब एक अगर अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू डील करना है, उसके लिए हमें एक डायरेक्शंस बिल्ड करना होगा। ये जो डे टू डे मार्केट है ना, ये बेसिकली डायरेक्शनल व्यू पे चलता है एंड शुड ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशंस, should also include informations। तो we have to find out directions। directions in the sense very simple। directions मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं, directions मतलब क्या है, जैसे अगर मैं सेंसेक्स को देखूं, जैसे ये आज तो सैटरडे है, अगर आप कल को देखो लास्ट 3-4 दिन से सेंसेक्स थोड़ा सा डाउन साइड में है, थोड़ा बेसिकली ट्रेंड। हाँ, ट्रेंड, बेसिकली ट्रेंड, डायरेक्शंस मींस बेसिकली ट्रेंड। थैंक यू सुमित। बेसिकली ट्रेंड कि ये मार्केट अप होगा डाउन होगा, ये सिर्फ मार्केट मतलब कंपनी टू कंपनी वैरी नहीं करता है, इसके ऊपर मार्केट न्यूज़, इकोनॉमिकल सिनारियोज, गवर्नमेंट का डिसीजंस और कोविड जैसा प्रॉब्लम, ये तो पैंडेमिक है, इसके बारे में तो बताना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मार्केट फिर भी कोशिश करता है अपने आप को संभालने का। तो वो संभालने का कोशिश तो करता है, बट हमें कभी कभी ऐसा भी सिनारियोज होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड भी जाता है। तो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में क्या करना है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में क्या करना है, या फिर जब मार्केट स्टेबल है, मार्केट स्टेबल भी तो रहता है, तो स्टेबल कंडीशंस में क्या करना है। तो जैसे ये सेंसेक्स का आप देख रहे हो, तो ये लाइन चार्ट है, ये भी टेक्निकल का ही पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। ओके, तो ये लाइन चार्ट को भी समझना पड़ता है, इससे हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड को, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। बट इसके साथ साथ धीरे धीरे हम लोग कैंडल्स भी सीखेंगे, इसके साथ साथ धीरे धीरे कैंडल सीखेंगे, बार भी सीखेंगे, बार ग्राफ, वो भी बहुत हेल्प करता है। लाइन चार्ट, बार ग्राफ एज वेल एज कैंडल स्टिक्स, ये 3 कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल पे, और ये तीनों कॉन्सेप्ट पे ही हम लोगों को मास्टरी लेना है टेक्निकल पे। इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग, इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ कुछ टेक्निकल एरियाज है जिसको कवर करना है। तो जैसे अगर आप ट्रेंड देखें, लास्ट अगर हम लोग आपको 6 मंथ्स पुराना ट्रेंड दिखाए, तो सेंसेक्स वो 6 मंथ्स पुराना डेटा अगर थोड़ा सा देख रहे हैं ना, तो वो सेंसेक्स करीब 40,000 के आसपास चला गया था नवंबर के आसपास, उस टाइम पे भी 2020 का कोविड सिनेरियोस था। आफ्टर दैट सेंसेक्स रिकवर हुआ ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट्स। अगर आप निफ्टी को भी देखो, ये भी अगर 6 मंथ्स ओल्ड डेटा करीब 12,000 में था, 2,000 के आसपास ये रिकवर हुआ, बीच में एक बार गिरा था, उसके बाद फिर से मार्केट में वापस आया, फिर से थोड़ा डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन फिर से अप हो सकता है। तो बेसिकली कब ये सेंसेक्स का बात करें, निफ्टी का बात करें, या फिर इंडिविजुअल कंपनीज का बात करें, ठीक है, इसका ट्रेंड को, पैटर्न को समझना, डायरेक्शनल व्यू को मतलब आइडेंटिफाई करना इज द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। क्या यही है ना शुभंकर, बोलो। टेक्निकल एनालिसिस अगर सिंपल समझाने का कोशिश किया जाए तो बेसिकली यही है, बट क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे का कारण हमें ढूंढना है। Am I right? बोलो सर। हाँ सर। यस, इसीलिए तो हम लोग आज एक हुए हैं, जिसके कारण हम लोग अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर टेक्निकल को इतना ज़्यादा ध्यान देके पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो प्राइस एट विच वन शुड बाई एंड सेल स्टॉक, क्या क्या पॉइंट है, किस पॉइंट पे बाई करना चाहिए एंड किस पॉइंट पे सेल करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल, द मोस्ट शाउटेड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सवाल इसी बात में होता है, सर किस दाम पे खरीदे और किस दाम में बेचे। और ये बाई एंड सेल का सबसे बड़ा जवाब तो हमें टेक्निकल से ही मिलता है। बाई एंड सेल का सबसे बड़ा जवाब हमें टेक्निकल एनालिसिस से ही मिलता है। प्राइस एट विच वन शुड बाई एंड सेल स्टॉक, रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है स्टॉक बाई एंड सेल में, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड क्या हो सकता है, एंड एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, मतलब कितना देर तक हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 2 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, एंड 2 दिन भी हो सकता है, इवन 1 वीक तक आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो इन टेक्निकल पर्सपेक्टिव। टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपको डील करते हैं, तो आप इसमें होल्डिंग पीरियड को भी यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट रखता है। क्या सुमित, यही ना, यही सब तो दिमाग में चलता है जब हम लोग किसी स्टॉक के ऊपर कोशिश करते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो एब्रिविएटेड एज टीए, मतलब इसका शॉर्ट टर्म है टीए, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, पॉपुलर टेक्निक दैट अलाउज अस to do just that. It not only helps you develop a point of view on particular stock or index, index matlab like Sensex Nifty, I hope Subankar you know about Sensex Nifty
एटलीस्ट नाम जरूर सुने होंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन मार्केट, आई नो। सुमित, गोपी, सुमन, सभी को पता है ना सेंसेक्स निफ्टी का क्या है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ओके, तो अगर सेंसेक्स निफ्टी समझते हैं तो फिर कंपनीज के बारे में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं एंड निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, निफ्टी कम्स अंडर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है। इसमें टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं और इसमें टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है। दिस आर बेसिकली पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, तो फिर जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कितना स्टॉक एनएससी के अंदर है, मतलब अगर टोटल कंप्लीशंस में बात करें, अगर आप देखें कि जस्ट टाइप कीजिए बीएसई, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये बीएसई के अंदर कितना मार्केट में कंपनीज लिस्टेड है करेंटली, ठीक है। अगर आप ये डेटा चेक करें, ये आपका विकीपीडिया सोर्स है, तो सोर्स न्यूट्रल है, आप विश्वास कर सकते हैं, या फिर आप एनएससी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं बस एक कॉन्सेप्ट जस्ट ले रहा हूँ। बीएसई में नंबर ऑफ लिस्टिंग है 5439, दिस इज द करेंट लिस्टिंग। ओके, और अगर आप एनएससी को देखें, इफ यू लुक एट एनएससी, एनएससी में करेंटली करीब 1972 इस तरह का कुछ होगा, 1952 दिखाई दिया क्या? हेलो, एनएससी में 1952 मतलब 1952 स्टॉक, मतलब स्टॉक कंपनीज लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। उसके अंदर से आउट ऑफ 1952 they actually prepare for the benchmark for the best 50 stocks. There is also another concept nifty 500, nifty 100, ये सब भी concept है, बट ये सब डिटेल्स में धीरे धीरे जाएंगे। सेंसेक्स का भी कॉन्सेप्ट उसी तरह सा 5000 5500 कंपनीज के बीच में 30 स्टॉक्स को यहाँ पर बेस्ट में रखा जाता है। बाकी भी है, सेंसेक्स का दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है कि टॉप 100, टॉप 200 ऐसा भी कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है। इट्स ओके, ये सब धीरे धीरे बात होगा, लेकिन हमें इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके साथ साथ सेंसेक्स निफ्टी को भी हम लोग टेक्निकल लेवल में फील कर सकते हैं। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? लाइक ऑल रिसर्च टेक्निक, try to understand, like all research technique, technical analysis also comes with its own attributes. इसका अपना खुद का ना कुछ क्या बोलूं सर, इसका अपना own attributes है, कैरेक्टर है टेक्निकल का। some of which can be highly complex, कुछ कुछ कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। however technology makes it easy to understand, but because of technology, जैसे कि टेक्नोलॉजी इन द सेंस, जैसे जब हम लोग किसी कंपनी का लाइन चार्ट देखते हैं, जब किसी कंपनी का हम लोग कैंडल स्टिक्स देखते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिलायंस का ही 2 मिनट दिखाऊं, ठीक है, रिलायंस जस्ट कैंडल स्टिक्स जैसे हम लोग देखते हैं कि ये अगर जस्ट मनी कंट्रोल में भी विजिट करें या फिर आपका जो ब्रोकिंग कंपनीज है आप वहां पर भी देखें, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा कि आपको अलग अलग कैंडल्स दिख रहा होगा, ये रिलायंस का है, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हाँ सर, देखिए बस। ओके, तो ये जिस तरह से आप कैंडल्स देख रहे हो, ठीक है, ये कैंडल्स सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसके थ्रू से क्या हुआ, आप चार्ट को समझ पा रहे हो, वॉल्यूम को देख पा रहे हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आगे आगे यही सब अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग धीरे धीरे। देयर आर वेराइटीज काइंड्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, एक एक कैंडल, बेसिकली ये सब जापानीज कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। क्या कैंडल स्टिक्स? जापानीज कैंडल स्टिक्स। एक्चुअली जापान का भी स्टॉक मार्केट बड़ा फेमस है, स्पेशली टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज करीब करीब सेम टाइम पे आया था, 1800 समथिंग। तो कहा जाता है, तो अरे जापान ऐसे ही बड़ा इनोवेटिव है, और इवन इसके अंदर यूएस का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट जापानी कैंडल स्टिक्स के नाम से ज्यादा फेमस है। तो ये अलग अलग कैंडल स्टिक्स का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग कैंडल स्टिक्स का হ্যালো अलग अलग कैरेक्टर है। हाँ बोल। বেসিক্যালি জাপানে ক্যান্ডেল স্টিকটা ইউজ হয় আর প্যাটার্ন যেগুলো ইউজ হয় ওটা আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জের কিছু প্যাটার্ন ইউজ হয়। एग्जैक्टली, कैंडल स्टिक्स जापान का यूज होता है, पैटर्न्स कुछ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का होता है। गुड मॉर्निंग तरुण बाबू। গুড মর্নিং। গুড আমি মর্নিং। দেখিনি ঠিক, এই আমি মাত্র আপনাকে দেখলাম। আমি ফোন করছিলাম হ্যাঁ, আপনাকে। ফোন করেছিলেন, ফোনটা অন্য ঘরে ছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে, নো ইস্যু, ঠিক আছে, আমি জাস্ট ঠিক আছে। স্টার্ট করেছি, একদম বেসিক বাত কথা বলছি টেকনিক্যালের ব্যাপারে, ঠিক আছে, পার্টিसिपेट করুন। ओके, तो बेसिकली मैं जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि ये जो कैंडल है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट, जैसे कि कैंडल स्टिक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जापानीज कैंडल स्टिक्स है। तो ये जापानीज कैंडल स्टिक्स अलग अलग कैंडल है, अलग अलग नाम है इसका। कभी मोरू बाजू होता है, कभी बुलिश हरामी होता है, कभी बियरिश हरामी इज नॉट अ बैड लैंग्वेज हियर,
हरामी इज नॉट अ बैड लैंग्वेज। इन हिंदी हरामी मीन्स अलग होता है, बट इन हरामी इन जापानीज लैंग्वेज इज डिफरेंट। बेसिकली इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। आई विल डिस्कस, डोंट वरी, ये सब क्या है, कि ये हरामी क्या है, मुरुबाजू क्या है, स्पिनिंग टॉप क्या है, अलग अलग मतलब है, ठीक है। सिर्फ नाम जान के कोई फायदा नहीं है, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सभी समझना होगा। दैट इज पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्लास, ओके। तो यही सब सीखना पड़ेगा। तो नॉट जस्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जैसे कि हम लोग जब ये लाइन चार्ट देखेंगे वो भी आपको टेक्निकल में ही मतलब सीखना पड़ेगा कि ये लाइन से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। इस तरह से बार भी है, बार चार्ट से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। वेट, ठीक है, वेट मैं एक एक करके आपके सामने बात को बढ़ाता हूँ, जस्ट वेट। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक ऑल रिसर्च टेक्निक, ऐसे स्टॉक मार्केट में ना अलग अलग रिसर्च टेक्निक यूज होता है। द मोस्ट टू पॉपुलर टेक्निक इज टेक्निकल एनालिसिस, ऑल्सो कम विथ its own attribute, some of which can be highly complex. However, technology makes it easy to understand. We will discover this attribute as we proceed along with this module. मतलब जितना जितना आगे चलते जाएंगे हम लोग अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, उसका अलग अलग टेक्नोलॉजिकल यूज, अलग अलग मेथोडोलॉजी, सब बात कर रहा है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट इज इट, क्या है टेक्निकल एनालिसिस, क्यों यूज करना चाहिए किसी को, क्यों किसी को टेक्निकल एनालिसिस यूज करना चाहिए, क्यों कैंडल स्टिक्स रीड करना चाहिए, क्यों चार्ट लाइन चार्ट रीड करना चाहिए, क्यों बार चार्ट रीड करना चाहिए, क्या है इसके अंदर, रीड करके सच में कुछ समझ में आता है क्या। देयर आर सम क्वेश्चन अराइज इन इन्वेस्टर्स माइंड, ट्रेडर्स माइंड। तो ये जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में हमेशा आता रहता है ना, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। तो कंसिडर दी एनालॉजी। तो क्या एनालॉजी है, एनालॉजी मतलब कंपेयर करना है, कुछ कॉन्सेप्ट कंपेयर करना है। तो जस्ट सुनिए कुछ मैटर। इमेजिन यू आर वैकेशनिंग इन ए फॉरेन कंट्री, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप किसी फॉरेन कंट्री में वैकेशंस के लिए गए हैं, स्टोरी सुनिएगा, बिकॉज स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट को जितना इजीली मतलब अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे ना, इतना इजी होगा आपको स्टॉक मार्केट में डिसीजंस लेने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को बहुत हाई फाई कुछ समझ जाएंगे ना, मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन की तरफ कुछ सोचेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बेसिक स्टोरी के ऊपर ध्यान दीजिए, जो स्टोरी आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट्स वाई आई मस्ट आस्क कि स्टोरी से ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि इसके साथ स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है, लेना देना है तभी मैं आपको यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता, ठीक है। तो इमेजिन यू आर वैकेशनिंग इन ए फॉरेन कंट्री where everything including the language, culture, climate, food is new to you. Everything is new to you. On day one you do the regular tourist activity. आप फॉरेन कंट्रीज में गए हैं, लाइक यूरोपियन नेशंस या यूएसए या जापान या चाइना, जहाँ पर भी हो आप गए हैं, एंड बाय इवनिंग यू आर वेरी हंग्री, शाम को आपको भूख लगा। यू वांट टू एंड योर डे बाय हैविंग ग्रेट डिनर, आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छा डिनर हो, बहुत अच्छे से खाया नहीं 2-3 दिन से। यू आस्क अराउंड फॉर ए गुड रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली आप एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढोगे, कहाँ पर, फॉरेन कंट्री में, हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री पे। इंडिया में तो आपको पता है क्या डिशेस है, कहाँ क्या बनता है। साउथ इंडिया जाओगे तो आपको पता है कि साउथ इंडिया में क्या मिलता है, नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर क्या मिलता है, मतलब इडली डोसा का भी नॉलेज है आपको, कचौड़ी का भी नॉलेज है आपको, चावल का भी नॉलेज है आपको, माछ भात का नॉलेज है आपको, हाँ, राजमा चावल का भी नॉलेज है आपको, आपको हर जगह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। बट यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर इन फॉरेन कंट्रीज। तो याद रखिएगा कि जब आप एकदम किसी मैटर पे अननोन होते हो ना, तो आपका डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो आपको बहुत बड़ा कुछ सिखाने के लिए मजबूर भी करता है। जैसे कि तो क्या हुआ कि you ask around for a good restaurant and you are told about a nice food street which is close by. You decide to give it a try. चलो देख लेते हैं कि क्या खाना है। To your surprise, there are many vendors selling different varieties of food. Everything looks different and interesting. You are absolutely clueless as to what to eat for dinner. To add to your dilemma, you cannot ask around as you do not know, because आपको पता ही नहीं है the local language. आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानते। अगर आप जर्मन में हो, आई होप यू डोंट नो द जर्मनीज, ओके, जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं पता, तो फिर आप कैसे बात करोगे। एंड जर्मनीज, मैं आपको बता दूं, जर्मन इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करता, सीरियसली, बिकॉज ब्रिटिश के साथ जर्मन का बहुत बड़ा पुराना झगड़ा है, और जर्मन फील दैट कि दे आर सुपीरियर एंड प्रीमियर दैन ब्रिटिश। इवन ऐसे भी हिस्ट्री कहते हैं, मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, कि ये ब्रिटिश जो है ये जर्मन से ही कहीं निकल के किसी आइलैंड में जाके ब्रिटिश बना है। ओके चलो, हिस्ट्री में नहीं जाते ये सब हिस्ट्री में, बट फिर भी। तो अब जर्मन में हो, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, इंग्लिश समझेगा भी नहीं, तो यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज। सो गिवन ऑल दिस, हाउ विल यू मेक ए डिसीजन ऑन व्हाट टू ईट। तो फिर आपको क्या पता आप क्या खाओगे, तो कैसे पता करोगे। दैट इज व्हाट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, हाउ
will you decide কি what to eat? শুভঙ্কর বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা কিছুটা, গল্পটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার Okay, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আসছি এবারে স্টক মার্কেটেই আসবো, ডোন্ট ওয়ারি। সুমনের আওয়াজ পাচ্ছি না, তাই সুমনকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। সুমন, তুমি কি আওয়াজ পাচ্ছ আমার? ইউ আর इन द क्लास बट आई डोंट नो आपको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, वेल यू हैव टू ऑप्शंस टू फिगर आउट टू इट। तो क्या खाना है, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। ये एक्चुअली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, तो प्लीज अपना माइंड को बड़ा शार्प रखिएगा। ऑप्शन 1, यू विजिट अ वेंडर। आप एक वेंडर के पास गए, फिगर आउट व्हाट दे आर कुकिंग। आप देख रहे हो बैठे बैठे कि वो क्या खाना बना रहे हैं एंड क्या सेल कर रहा है। चेक ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, उनका कुकिंग स्टाइल क्या है, प्रोबेबली टेस्ट अ बिट एंड फिगर आउट इट इफ यू एक्चुअली लाइक द फूड। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, ठीक है, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, अगर वो लोग नॉन वेज यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये आप देख लो कि क्या इंग्रेडिएंट्स से आप पता कर सकते हो कि चलो ये खाना मैं खा सकता हूँ और नॉट, ठीक है। यू रिपीट दिस एक्सरसाइज अक्रॉस अ फ्यू वेंडर्स। तो यही कॉन्सेप्ट आप कम से कम 5-10 वेंडर्स में आसपास में घूमें और देखिए कि चलो भाई ये खाना हम खा सकते हैं। आफ्टर विच यू वुड मोस्ट लाइकली एंड अप एंड ईटिंग एट अ प्लेस दैट सेटिस्फाई यू द मोस्ट। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया और फिर आपने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट चूज किए, चाहे वो फूड स्ट्रीट कॉर्नर में कोई दुकान हो या कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो। आपने खाना खाया और डिसीजन लेके आपने अपना पेट भरा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, द एडवांटेज विद दिस टेक्निक इज दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर ईटिंग, बिकॉज आपने सब कुछ देखा, आपने जाना कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या कुकिंग स्टाइल है, क्या सेल कर रहा है। यू नो एवरीथिंग बिकॉज आपके सामने ही खाना बन रहा था कि वो चिकन स्टफ है, वो मटन है, वो वेजिटेबल्स है, यू नो एवरीथिंग। So since you have researched about it on your own, however, on the flip side, the methodology you adapted is not really scalable as there could be about 100 odd vendors. वहां पर 100 से भी ज्यादा दुकानदार हो सकता था या हो सकता है। एंड विथ लिमिटेड टाइम आपको भूख लगेगा तो क्या हम लोग 100 दुकानदारों को ढूंढ के खाना खाएंगे? प्लीज टेल मी। जब हमें भूख लगता है, जब हमें किसी कारण से वी आर हंग्री, तो क्या हम 100 दुकान ढूंढेंगे और फिर बोलेंगे चलो यहाँ खाते हैं? प्लीज टेल मी, इज इट पॉसिबल? सुमित, इज इट पॉसिबल? ना ना। तब खाना बोलेगा कि खाना गए तेल लेने भूख गया तेल लेने, अब ये खाना पचेगा नहीं, मतलब वो तो गैस में बदल जाएगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर 100 स्टोर है, आप एक एक स्टोर में जाओ, उसका कुकिंग स्टाइल चेक करो, उसका इंग्रेडिएंट्स चेक करो और फिर खाना खाने के लिए आप बैठो। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। सो with limited time at your disposal, you can probably cover about 4 or 5 vendors, हार्डली 4 से 5 वेंडर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो और फिर उसका इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स एवरीथिंग चेक कर सकते हो एंड देन खाना खाने के लिए डिसीजंस ले सकते हो। तो हेंस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कुड हैव मिस द बेस्ट टेस्टिंग फूड ऑन दिस स्ट्रीट, बिकॉज 100 में से जस्ट 4 से 5 फूड की भी आप बेसिकली रिसर्च कर पाए। तो हो भी सकता है ना कि बाकी जो 95 आपने चेक नहीं किया, इनमें से कहीं पर बेस्ट फूड छुपा हुआ था। ये पॉसिबल है कि नहीं है? प्लीज टेल मी। पॉसिबल। हाँ, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि अगर आपने 4-5 का डिटेल्स चेक किया पर 95 दुकान आपने छोड़ दिया, बिकॉज टाइम नहीं हो सकता है इतना डिटेल्स चेक करना, तो हो सकता है कि 95 में से कोई बेस्ट फूड बेच रहा था जो शायद आपके लिए बेस्ट था, लेकिन आपने मिस कर दिया, हो सकता है। बट दिस इज ऑप्शन 1। स्टॉक को चूज करने के टाइम पे भी आपके पास ऐसा ही ऑप्शन आता है। वेट एक बार ऑप्शन 2 भी देख लिया जाए ना, फिर लास्ट में कंक्लूजन्स लगाएंगे कि अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन 1 फॉर चूजिंग ए फूड। हाँ, सिमिलरली फॉर चूजिंग ए स्टॉक ऑल्सो, आप इस तरह से 100 स्टॉक्स में से 4-5 स्टॉक उसका डिटेल्स चेक करना और फिर हम उसको चेक कर ही सकते हैं। बट नाउ वी विल मूव टू दिस ऑप्शन 2। अभी ऑप्शन 2 में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन 2, ओके, व्हाट इज एक्चुअली स्टॉक मार्केट का रिसर्च टेक्निक। यू जस्ट स्टैंड इन ए कॉर्नर एंड ऑब्जर्व ऑल द वेंडर्स। आप किसी कॉर्नर पे खड़े हो जाइए और सारे के सारे वेंडर्स को एकदम आंख लगा के देखते रहिए। यू ट्राई एंड फाइंड अ वेंडर हु इज अट्रैक्टिंग द मैक्सिमम क्राउड, हु इज अट्रैक्टिंग द मैक्सिमम crowd. Once you find such a vendor, you make a simple assumptions. The vendor is attracting so many customers, which means he must be making the best food. अगर कोई वेंडर
किसी किसी को बहुत मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा इसका खाना अच्छा होगा, तो फिर इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इसके पास है. Based on your assumptions and the crowd's preference, you decide to go to that particular vendor for your dinner. Chances are that you could be eating the best tasting food available on the street. Maybe हो सकता है कि आपको सबसे बेस्ट खाना ही मिल गया बिकॉज वहां पर भीड़ भी सबसे ज्यादा था. इजी वे टू चूज था. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दिस स्केलेबिलिटी. आपने स्केलिंग कर लिया, मतलब जो मेजर करने का कॉन्सेप्ट था वो आप बस आइडेंटिफिकेशंस में ट्रेंड को पढ़ लिया, जो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. ट्रेंड को पढ़ने का, स्केल करने का, स्केलेबिलिटी देखने मेथड है, तो उससे आप समझ सकते हो कि अच्छा ये स्टॉक अच्छा रहेगा. जस्ट लाइक दैट आई विल डिस्कस अगेन. You just need to spot the vendor with the maximum number of customers and bet on the fact that food is good based on the crowd's preference. आपने अपना प्रेफरेंस नहीं देखा, आपने क्राउड का प्रेफरेंस देखा. However, on the flip side, the crowd need not always be right. इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्राउड गलत है तो आप भी गलत है. क्या आप लोग ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, या एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? प्लीज टेल मी. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों? हाँ सर. हाँ, তরুণ বাবু বোঝা গেছে অপশন 1 অপশন 2 এর কনসেপ্টটা? सुमित बोलो, समझ में आ रहा है? गोपी? ओके. सुमन का तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सुमन को बार बार पूछ भी नहीं पा रहा हूँ. তরুণ বাবু आवाज আসছে? ओके, ठीक है. तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हमेशा क्राउड सही नहीं होता, इसका एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया इसलिए बोल रहा हूँ. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো? বলুন. হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ দুটো কনসেপ্টের আমরা ইউজুয়ালি ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ইয়েস কিন্তু দুটো মানে ব্যক্তিগত জীবনে আমরা ব্যবহার করেও থাকি। ইয়েস দুটো দুটোর মধ্যে থেকে নিজেকে আবার ডিসাইডও করতে হবে। एग्जैक्टली দুটোর মধ্যে থেকে ডিসিশনসটা নিতে হবে. तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे एक फ्लिप साइड में कि क्राउड निड नॉट बी ऑलवेज राइट, इसका जो कॉन्सेप्ट था इसी के ऊपर एक एग्जांपल में रिसेंटली हुआ है मार्केट में. आई डोंट नो आप लोगों ने खबर लिया कि नहीं लिया, बट मैंने ग्रुप में दिया था. ये हम लोग का जो व्हाट्सएप का जो कंसल्टेंसी ग्रुप है एडवाइजरी, वहाँ पर भी हम लोगों ने इसको दिया था. अगर किसी ने भी उसको ऑब्जर्व किया है, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डे टू डे होता रहता है, पता नहीं मिस हो जाए. एक कंपनी आया था जिसका स्टॉक में रिसेंटली बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन बेसलेस था. कंपनी का नाम है बॉम्बे ऑक्सीजन. बॉम्बे ऑक्सीजन, जस्ट लुक. हाँ, क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका फ्रीज कर दिया गया है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रहा है. लास्ट फ्राइडे तक कोई ट्रेडिंग नहीं है. बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. আমি একটা ফার্মা কোম্পানি স্টক রেকমেন্ড করেছিলাম না, ওটাও তো ওই রকমই ছিল, 58 থেকে ডাইরেক্ট 1200-1500 টাকার यस 2000 পার। यस यस वो क्या 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 एक फार्मा था, कैडिलिया ना, कि ऐसा नहीं, कैडिलिया नहीं, सॉरी. না ওটা देखते হবে এবার কি ओके ফার্মা ठीक ছিল है আমি ভুলে গেছি। ठीक है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिए पहले कि बॉम्बे ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेप्ट था. ये एक्चुअली ऑक्सीजन कंपनी नहीं है. जैसे वी ऑल नो ड्यू टू कोविड प्रेशर्स ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है. इवन एक एक लीटर ऑक्सीजन 8-8 हज़ार दाम पे बिक रहा है मार्केट में. सिचुएशंस बहुत ख़राब है और इंडिया में इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता. सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी जितना है उतना हो जाता है, और इंडिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं है ऑक्सीजन बाकी ऐसे भी कॉन्सेप्ट के लिए कभी प्रिपेयर नहीं था. तो इंडिया में ये एक डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हुआ है. तो इस कंपनी के नाम पे क्या है, बॉम्बे ऑक्सीजन कॉर्पोरेशन. ये एक टाइम पे गैस मैन्युफैक्चर करता था, एक टाइम था जब ये गैस मैन्युफैक्चर करता था, बट ऑक्सीजन बिजनेस पे ये नहीं है. इसका काम ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करना करेंटली नहीं है. करेंटली ये तो आरबीआई से लाइसेंस लेके एक एनबीएफसी बना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. दिस इज পুরো ये পার্টিকুলার সেক্টর আলাদা। टोटली. लेकिन जस्ट आप लुक एट द पैटर्न इन लास्ट 5 days. जस्ट लुक, एक महीना देखिए
5 डेज नहीं, जस्ट 1 मंथ का डेटा चेक कीजिए। कितने का था स्टॉक? 10,000। शुभंकर दिख रहे हैं? 10,000 स्टॉक का हाँ सर प्राइस दिख था। रहा है। 10,000 से ये स्टॉक 21,735 के आसपास में ये रेज किया है। फिर ये नीचे आया है बिकॉज जब से पता चला, फिर सेबी को भी पता चला कि क्या हुआ है। कंपनी, जो कंपनी का ओनर है, ये भी क्लूलेस है कि लोग अचानक इस तरह का डिसीजन क्यों लिया। बिकॉज पब्लिक एट लार्ज उनको लगा कि ये ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है और धड़ाधड़ इनका स्टॉक खरीदा और इसका स्टॉक प्राइस मार्केट में मूव कर गया। बट जब कंपनी को पूछा जा रहा है कि इज देयर एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, तो कंपनी बोल रहा है नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो सेबी अभी कार्रवाई चला रहा है लेकिन इसका स्टॉक को मूव करने के पीछे इस कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस लेके बैठे हैं। आप चाहो तो बाद में इसका चेकिंग कर सकते हो बॉम्बे ऑक्सीजन के बारे में। एंड दैट इज द रीजन कि रिसेंटली इसको फ्रीज कर दिया है, बिकॉज कोई पूरा बेसलेस मूवमेंट था इसका, कोई रीजन नहीं था, क्योंकि बॉम्बे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर ही नहीं करता। तो क्राउड ऑलवेज राइट नहीं हो सकता, क्राउड ऑलवेज राइट नहीं हो सकता, उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आएगा, ठीक है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल से कभी करेंटली, কবিতা নয় তবু নাম শেষের কবিতা। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि वो भी पढ़ा कीजिए अगर आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं तो, ठीक है। बट टेक्निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट, टेक्निकल इज वेरी, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल गलत है, आप बात को समझिए। टेक्निकल इज नॉट रॉन्ग, कॉन्सेप्ट इज, अगर लोग पागल है तो क्या करेंगे। हाँ बोलिए। তো এই কোম্পানি, তুমি যে কোম্পানি দেখালে 73% হোল্ডিং রয়েছে প্রমোটারের কাছে, এরকম यस, স্টকে কে রেকমেন্ড করে? যদি ম্যানুপুলেট করে তাহলে তো প্রমোটারই ম্যানুপুলেট করবে। अब प्रोमोटर तो बोल रहा है कि ना, अब सेबी उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। प्रोमोटर तो बोल रहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रोमोटर बोल আর रहे हैं अब सेबी বাকি, से, হ্যাঁ ওই জন্য বাকি হোল্ডিংটা বেরিয়ে গেছে। আগে ছিল 23% এর কাছে, ওটা 3% বেরিয়ে গেছে। हाँ আদার্স एग्जैक्ट মানে मतलब পার্টি। हाँ, होल्डर्स छोड़ दिया होगा, मतलब হ্যাঁ, प्रोमोटर्स कुछ होल्डिंग छोड़ दिया होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या सिस्टम ये लोग किया है। अब अपने नाम को यूज करके अगर कोई पागलपंती करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये पब्लिक का भी दोष है, अगर वो लोग खुद किया है तो भी मुश्किल है, लेकिन पब्लिक क्या समझेगा, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, अरे बाप रे स्टॉक देखा कि एक महीने में डबल दिया, 10,000 का स्टॉक 20,000, मतलब वो तो मालामाल हो जाएगा, मालामाल वीकले जैसा। लेकिन হ্যাঁ মনে बेसलेस পড়ে। माल, আর একবার খুললো অর্চিড ফার্মাটা, ऑर्किड फार्मा, लास्ट लास्ट दिन को 5% हाई। हाँ नहीं वो तो फार्मा स्टॉक है, इसलिए थोड़ा बहुत मार्केट में भी मूवमेंट है इसका, ठीक है। এটা 80% হোল্ডিং প্রমোটারের কাছে আছে, বেকার স্টক, মানে ফান্ডামেন্টাল কিছু নেই এর মধ্যে। फंडामेंटल कुछ नहीं है इसका। ऑर्चिड फार्मा या ऑर्किड फार्मा 6 मंथ्स में, हाँ बेसिकली सुमित यही मुझे बता रहा था, लास्ट 6 मंथ्स में कुछ वैल्यू नहीं था, वहां से 1632 बेसलेस मूवमेंट है टोटली, कोई मतलब ही नहीं है इस मूवमेंट का। 8,900 118%, 18.89% का गेन 6 मंथ्स पे, बट सीरियसली बेसलेस मूवमेंट है। अब कोई अगर पैसा कमा लिया, मुझे नहीं पता कोई कमाया कि नहीं कमाया इससे, बट ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, सब समझ में आएगा। वेट, टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, ये मार्केट में सही गलत भी सिखाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कि ये ऐसे ही नहीं हो गया, कि क्या रीजंस है इसके पीछे। कोई मतलब कभी कभी रीजंस ओरिजिनल भी होता है, कभी कभी रीजंस बेसलेस भी होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल रीजंस भी समझना है और बेसलेस रीजंस को भी समझना है, तब जाके हम लोग मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ है और कहाँ क्या सही है, ठीक है। तो बेसिकली चलिए आगे आगे बात बढ़ाते हैं। तो द वेंडर इज अट्रैक्टिंग सो मेनी कस्टमर्स, तो आप समझ है ना। On the flip side, crowd need not be always be right. So if you could recognize option one, it is a very similar to fundamental analysis. Option one is basically out of 100 आप 4 से 5 कंपनी का डिटेल्स चेक कर रहे थे, वो दैट इज एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस, एंड इसीलिए वहां पर आप रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। 4-5 कंपनीज का फंडामेंटल डिटेल्स चेक किया, पीएल बैलेंस शीट चेक किया, ठीक है। तो वेयर रिसर्च अबाउट फ्यू कंपनीज थॉरोली, वी विल एक्सप्लोर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। ऐसे फंडामेंटल का अलग क्लासेस होता है एवरी संडे, ठीक है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कशंस करते हैं संडे को, कि ईच एंड एवरी कंपनी का कैसे चेक करें, ठीक है।
तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट फिर भी ऑप्शन 1 का जो कॉन्सेप्ट था रिसर्च के लिए, वो ऑप्शन 1 इज एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस, एंड ऑप्शन 2 इज व्हाट इज वेरी सिमिलर टू टेक्निकल एनालिसिस, वेयर वन स्कैन्स फॉर अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड, ऑल्सो नोन एज प्रेफरेंस ऑफ द मार्केट। मार्केट क्या प्रेफर कर रहा है, लेकिन मार्केट के प्रेफरेंस के अंदर भी ना बहुत झोल रहता है, झोल मतलब बहुत गड़बड़ भी रहता है, उस गड़बड़ को भी फाइंड आउट करना है, सही चीज को भी फाइंड आउट करना है। वी नीड लॉट मोर नॉलेज। Technical analysis is a research technique to identify trading opportunities in market based on the action of market participants. Market participants बहुत लोग होते हैं, basically there are 3 to 4 types of market participants जो actually market को मैनिपुलेट भी करता है, मार्केट को मूव भी करता है, ट्रेंड भी करते हैं। जैसे कि हम लोग किस में आते हैं, पीपल लाइक अस इज रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा FII इज देयर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII में आपका फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू से आते हैं, DII के थ्रू से आपका जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब AMCs जो होते हैं जो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से समझ में आता है कि कौन किस कंपनी में कितना पार्टिसिपेंट्स कितना है। जैसे सुमित अभी बता रहा था ना, अभी 2 मिनट पहले ही मैं जैसे ही बॉम्बे ऑक्सीजन के बारे में बात किया तो सुमित ने मुझे फटाक से बताया कि इस कंपनी में 84% तो प्रोमोटर होल्डिंग है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, प्रोमोटर होल्डिंग से इसका मतलब ज्यादा मार्केट में शेयर, मार्केट में ज्यादा फ्लोट नहीं कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स प्रोमोटर्स के हाथ में हैं। तो फिर अगर कोई इस शेयर को मैनिपुलेट करेगा तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है, प्रोमोटर खुद है, ठीक है, मतलब इसका चांसेस ज्यादा है। तो इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है कि पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई स्टॉक का मूवमेंट आगे होगा, पीछे होगा, ज्यादा होगा, क्यों होगा, इंपॉर्टेंट है। The actions of market participants can be visualized by means of stock chart. मैं सब क्वेश्चंस लूंगा, एक बार बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर हो जाए, बिकॉज इसके बाद ना जितना आगे आगे चैप्टर जाएगा ना, हर बात में आपके सामने सवाल आएगा और मुझे भी आपका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बट बिफोर दैट थोड़ा बैकग्राउंड बना रहे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 22 टाइप्स ऑफ चैप्टर्स है, अभी तो बस बैकग्राउंड चालू हुआ है, ठीक है। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ चैप्टर्स जिसको हमें टेक्निकल एनालिसिस में रीड करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो सवाल का तो बाजार लग जाएगा, बट बिफोर दैट वी हैव टू थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ थोड़ा बैकग्राउंड क्लैरिटी होना जरूरी है। ओके नहीं, शायद कभी कभी ऐसे फील हो सकता है जरूरी है क्या बैकग्राउंड समझना, यस बहुत जरूरी है। किताब का स्टार्टिंग पार्ट ना पढ़ के अगर किताब का लास्ट पार्ट पढ़ना चालू कर दिया ना तो मजा नहीं आता। तो द एक्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ ए स्टॉक चार्ट। ओवर टाइम पैटर्न्स आर फॉर्म्ड विद दिस चार्ट्स एंड ईच पैटर्न कन्वेज द सर्टेन मैसेज। हर पैटर्न का, हर चार्ट का एक मैसेज होता है। द जॉब ऑफ ए टेक्निकल एनालिस्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न्स एंड डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू। पैटर्न को समझना है, आइडेंटिफाई करना है और पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। Like any research technique, technical analysis stands on a bunch of assumptions. As a practitioners of technical analysis, you need to trade the markets, keeping these assumptions in perspective. मैं आगे आपको पूरा लिस्ट बताऊंगा। Of course, we will understand these assumptions details as we proceed along. Obviously, आगे आगे सब बताना है। Also, the point it makes sense to throw some light to matter concerning FA. मतलब FA means फंडामेंटल एनालिसिस, हैंड टू हैंड चलता है, मार्केट है, पैसा कमाने का जगह है, तो एफए को इग्नोर बार बार नहीं कर सकते, इसलिए बार बार एफए भी आ रहा है। एफए एंड टीए, ऑफन पीपल गेट इनटू आर्ग्यूमेंट, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि ऐसे इस दिन मुझे एक दिन फ़ोन किया था एक्चुअली, और कोई टीचर्स होगा मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं किया था, मतलब बाई चांस किसी ने घर से फ़ोन किया था तो एक दूसरा कॉल लग गया था, तो वो बोला कि मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग करता हूँ। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो एक्चुअली बात कर रहा था, जो ये था मतलब स्टूडेंट्स था एक दूसरा, वो गलती से लग गया था उनसे, तो फिर बात कर रहा तो मुझे उसको बोल रहा था कि स्टॉक मार्केट में एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, बट वो तो मुझे भी समझ में नहीं आता, मैं आपको क्या समझाऊं, वो बहुत टफ होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस से ही मार्केट से पैसा कमा सकते हो, बट ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्केट एंड फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल। तो अगर आप मार्केट को एक्चुअली अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, आपको दोनों समझने का अंदाजा होना चाहिए। तो मैंने उनको और कुछ नहीं बोला, बस सुना, जो भी उनको कहना था वो मैंने सुना। तो एफए एंड टीए ऑफन पीपल गेट इनटू आर्गुमेंट कंटेंटिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च टेक्निक इज अ बेटर अप्रोच टू मार्केट। However, in reality, there is no such thing as the best research approach. Every research method has its own merit and demerits.
सबका अपना अपना डिसएडवांटेज एडवांटेज है. इट वुड बी फ्यूटाइल टू स्पेंड टाइम कंपेयरिंग टीए एंड एफए इन ऑर्डर टू फिगर आउट विच इज द बेटर अप्रोच. कौन सा बेहतर है इसके ऊपर बहस करना मतलब बेसिकली टाइम का बर्बाद करना. बोथ द टेक्निक्स आर डिफरेंट एंड नॉट कंपेरेबल. इनफैक्ट प्रूडेंट ट्रेडर जो एक्चुअली सच्चा ट्रेडर बनना चाहता है वुड स्पेंड टाइम एजुकेटिंग हिमसेल्फ ऑन बोथ द टेक्निक्स सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई ग्रेट ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि तरुण बाबू स्टार्टिंग में बोल रहा था कि वी यूज बोथ दिस टेक्निक्स इन आवर डेली लाइफ, इन आवर पर्सनल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं. तरुण बाबू 2 मिनट पहले ही इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हम लोग दोनों टेक्निक यूज करते हैं और दोनों टेक्निक ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. अगर पैसा कमाने का बात है, फंड को बढ़ाने का बात है तो दोनों टेक्निक ही हमें सीखना चाहिए. बट ऑब्वियसली दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू टेक्निकल. ओके, आई होप बैकग्राउंड क्लैरिटी आ रहा है. सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, वेट अब थोड़ा और डीप में जाएंगे. तो एक्सपेक्टेशंस को कैसे सेट किया जाए? जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस को कैसे सेट करेंगे? ऑफन मार्केट पार्टिसिपेंट्स अप्रोच टेक्निकल एनालिसिस एज ए क्विक एंड इजी वे. मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब आप हम जैसे लोग ना क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को क्विक एंड इजी वे टू मेक विंडफॉल गेन इन द मार्केट्स, बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने का एक जगह समझते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा साइड में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस इज एनीथिंग बट क्विक एंड इजी. यस, if done right a windfall gain is possible, but in order to get that stage one has to put in the required effort to learn the technique. आपको बहुत मेहनत करना होगा टेक्निक को एक्वायर करने के लिए. If you approach TA as a quick and easy way to make money in markets, trading catastrophe is bound to happen. When trading debacle, अगर मार्केट उल्टा साइड में जाए तो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए तो, जब when trading debacle happens मतलब अगर डिस्ट्रॉय हुए, more often than not that the blame is on the technical analysis. तब क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस पे ब्लेम हो जाते हैं, not on the traders inability. जब मार्केट किसी कारण से फॉल हो जाता है, लॉस हो जाता है उनका, तो वो एनालिसिस को दोषी ठहराता है कि एनालिसिस गलत है, लेकिन ट्रेडर अपना एफिशिएंसी लेवल नहीं बढ़ा पाया, अपना एबिलिटी को इंप्रूव नहीं कर पाया, वो नहीं देखता. तो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में ये बहुत जरूरी है. Hence, before you start delving deeper into the technical, it is important to set expectation on what can and cannot be achieved with technical analysis. You have to know कि technical analysis के through से आप actually क्या जीत सकते हो और actually आप क्या नहीं जीत सकते. You have to know this very clearly. What can and cannot be achieved. क्या ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते. तो इसका बाइफर्केशन होना बहुत जरूरी है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट बनाते हो. तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, शुभंकर, तरुण बाबू सभी को पूछ रहा हूँ, सुमन, सुमित, बोलो क्लियर हो रहा है ना सबको कि क्या कॉन्सेप्ट है इस टेक्निकल के पीछे? हाँ सर. थैंक यू सर. ट्रेड्स, नाउ कॉन्सेप्ट इज ट्रेड्स एंड रिटर्न पर ट्रेड. आगे आगे बताता हूँ व्हाट इज ट्रेड्स हियर. टीए इज बेस्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स. Technical analysis, TA means technical analysis, okay, is best used to identify short term trades. Do not use TA to identify long term investment opportunities. कभी ये गलती ना करना. टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आप कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने का कोशिश कभी ना करना. मतलब कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप मुश्किल में पड़ोगे, ऑब्वियसली मुश्किल में पड़ोगे. कैंडलस्टिक्स देख के, चार्ट देख के, जैसे बहुत लोग ना ऐसे स्टार्टिंग में ना कैंडल तो सबको समझ में नहीं आता. मैंने देखा कि वो ना सिर्फ ये जस्ट देखता है, ये अप डाउन देखता है. मतलब कैसे, सिंपल वो देखता है. अच्छा ये मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ. सपोज मैं 5 साल का सेंसेक्स यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो 5 साल का सेंसेक्स में देख सकते हैं आप 2020 के मार्च में मार्केट डाउन हुआ था ड्यू टू कोरोना, और फिर से मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुआ है, और फिर अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड है बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड. तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से, अच्छा कब मार्केट अप हुआ था, कब मार्केट डाउन हुआ था, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं. अच्छा इस बार डाउन हुआ था तो फिर अप होगा, फिर अप हुआ था तो फिर डाउन होगा, काइंड ऑफ. हाँ बोलिए. একটা সরি বলবো কি, বলুন বলুন বলুন. সকালে মানি কন্ট্রোলে একটা রিপোর্ট পেলাম হ্যাঁ যে আইআইটি সায়েন্টিস্টরা জানিয়েছে মিড অফ মে একেবারে পিকে যাবে করোনা. সেখানে অ্যাজাম্পশন যে পার ডে 35 লাখ অ্যাক্টিভ পেশেন্ট পাওয়া যাবে. আচ্ছা হ্যাঁ, মিড মে পর্যন্ত সফটলি গ্রাফটা ইনক্রিজ করবে, তারপরে খুব শার্পলি আবার ফল করবে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ মে. ওদের অ্যাজাম্পশন যে দ্রুত কমতে থাকবে. আচ্ছা তো আমার মনে হয় আপনি আরো একটু ভালো বলতে পারবেন বা দেখতে পারবেন
যে আমরা ঠিক কোন টাইমের জন্য অপেক্ষা করব কিছু পিক করার জন্য স্টকস, বা ভবিষ্যতে ঠিক কোন সময়ের জন্য আমরা মার্কেট খুব ফলের জন্য প্রিপেয়ার থাকবো, একটু ব্যাপারটা যদি আমাদের জানান বা আপনি যদি শেখান ভালো হয়। ऑब्वियसली तरुण बाबू देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तरुण बाबू का क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आया, बिकॉज सिचुएशन अभी कोविड एरा है, ठीक है। अब कोविड एरा को प्रेडिक्ट करना, इससे पहले बहुत सारा लोग, बहुत सारा साइंटिस्ट अपने अपने नॉलेज को यूज़ करने का कोशिश कर रहा है। दे ऑल वांट्स टू प्रेडिक्ट कोविड सिस्टम, कोविड सिनारियोज। बट जब एक कोविड सिनारियोज ऐसे सबको लगा था कि 2021 में सब रिकवर हो जाएगा, एम आई राइट? सबको लगा था ना कि कोरोना बेड खाली था, हॉस्पिटल সেটাও বলছি, हॉस्पिटल्स टोटली 2021 धीरे মধ্যে धीरे রিকভার হয়ে যাবে हॉस्पिटल्स मार्केट। टोटली रिकवर हो गया था, मतलब विदाउट, मतलब कोविड लेस हो गया था एक तरह से। उसके बाद फिर से 2022 के स्टार्टिंग में, सॉरी 2021 के स्टार्टिंग में फिर से कोरोना इस तरह से वापस आएगा और इस इतना बड़ा धक्का लगाएगा, मतलब कोशिश जिस तरह से अभी चल रहा है ट्रेंड, तो सबको बड़ा चिंता में डाल दिया। अब आईआईटी साइंटिस्ट बोल रहा है, ऑब्वियसली कुछ बेस तो ज़रूर होगा, वो भी एक मार्केट को इफेक्ट करता है कि अगर आईआईटी साइंटिस्ट कुछ बोलता है ना, तो मार्केट ऑलवेज पॉजिटिव रहना ज़्यादा पसंद करता है। आई मस्ट से कि मार्केट ना नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज जो लोग मार्केट में आते हैं ना, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं ना, वो लोग पेसिमिस्टिक हो ही नहीं सकता, दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। अगर छोटा सा भी कहीं पर उनको दिख जाए ना ऑप्टिमिज्म, तो वो वही वाला ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज करेगा और मार्केट में रहेगा। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है तभी जाके वो नेगेटिव सोचता है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर मोदी जी ने जब लास्ट ईयर लॉकडाउन किया था, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज था, वो मोदी जी का डिसीजंस था और मेरे हिसाब से ठीक किया था, सर्टेन किया था, उपाय नहीं था, बिकॉज मोदी जी कोई भगवान नहीं था एज पर माई ओपिनियंस। उनको जब रिस्क लगा तो उन्होंने एक प्रैक्टिस के थ्रू से लोगों को बोला था। इस बार वो कुछ नहीं बोल रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर मोदी जी को सभी ने ब्लेम किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीडीपी को -24 कर दिया था, काइंड ऑफ दैट। तो इस बार इसलिए मोदी जी थोड़ा चुप है। इवन कल भी हम लोगों ने देखा कि केजरीवाल ने क्या किया। अरविंद केजरीवाल, उन लोगों का मिनिस्टर्स का मीटिंग चल रहा था, वो डायरेक्टली यूट्यूब में कोई रिपोर्टर्स है उसको डायरेक्ट लिंक दे दिया था, वो मीटिंग में क्या चल रहा है उसका डायरेक्ट वेबकास्ट चल रहा था। आप लोगों को पता है ये न्यूज़? হ্যাঁ দেখছিলাম আমি। হ্যাঁ জানি, আমি জানি। बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है एक चीफ मिनिस्टर, वेरी बैड। ये बहुत खराब बात है, मिनिमम रेस्पेक्ट होना चाहिए। দিল্লিতে তো লকডাউন আছে 1 সপ্তাহ। यस, दिल्ली में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र भी पार्शियल लॉकडाउन में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा तरुण बाबू, ऐसा मैं भी बोल नहीं सकता प्रॉपरली, बट फिर भी अगर मार्केट क्रैश होता है, और जैसे मुझे भी ऐसा फीलिंग आ रहा है, मेरा হ্যালো, पर्सनल फीलिंग। हाँ बोल। তো আমার একটা ওপিনিয়ন ছিল, যেটা হচ্ছে কি আগের মতো যেহেতু প্রাইম মিনিস্টারকে অনেকে অনেক রকমের চিফ মিনিস্টার ব্লেম করেছিল, হুম, তার ফলে ওই রিস্কটা আর প্রাইম মিনিস্টার নিতে যাবে না না ওটা ফার্দার। নেই, আই এম শিওর। প্রথম পয়েন্ট। হুম, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এর আগে আমাদের পুরোনো যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোর ওপর চিন্তা ভাবনা করে, প্লেগ যখন এসেছিল তার মেডিসিন 5 বছর লেগেছিল বানাতে। ঠিক গুড আছে, ট্রেন্ড। সুতরাং এটা বানাতেও আশা করছি 3 থেকে 4 বছর এস্টিমেট লাগে। টেকনোলজি সুতরাং আপগ্রেড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, 3 থেকে 4 বছর যদি লাগে, সেনসেক্স 50,000 পার করে গেছিল। ঠিক আছে, আবার ফল করছে, আশা করছি যে ফল যদিও করে থাকে তাহলে 42 to 43,000 এর পাশাপাশি থাকা দরকার। ঠিক আছে, এর নিচে নামার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি নামে তাহলে ওটা খুব খারাপ সিচুয়েশন হয়ে যাবে। আচ্ছা 38 এর কাছে যদি আসে, এস্টিমেট 42-43 এর কাছে একটা রিস্ক নেওয়া যেতে পারে, যেখানে আমার ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো যেতে পারে। আর যখন ওই 38 এর কাছে 40 নিচে নেমে যাবে, তখন সেটা আমার গোল্ডেন অপরচুনিটি হয়ে যাবে আরো বেশি ইনভেস্ট করার জন্য। गुड, वेरी गुड सजेशन। आई एम वेरी कन्विंस्ड विद सुमित सजेशंस, बिकॉज सुमित का सजेशंस के साथ एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं। सुमित ने जो अभी बताया ना, अगर आप लोग लास्ट ईयर का सिनेरियो अगर देखें तो सेंसेक्स करीब 40,000 के नियर अबाउट 32-33 आ गया था ना। कहाँ पर आ गया था सेंसेक्स? 38 চলে গেছিল, 38-35 এস্টিমেট, আমি পুরো हाँ हाँ, এক্স্যাক্টলি জানি না। 35। उसके बाद सेबी ने ये लगा दिया था, सर्किट लगा दिया था, है ना गोपी? ऐसे ही कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, मुझे जितना याद आ रहा है।
না, সার্কিট লাগাতে পারবেনি মার্কেট পড়লে, হুম ট্রেডিং হোল্ড করতে পারবে কিন্তু হ্যাঁ সার্কিট লাগাতে পারবে না। সরি না, ट्रेडिंग हॉल्ट किया था সার্কিট ট্রেডিং হোল্ড করে দেবে। ट्रेडिंग हॉल्ट हाँ सॉरी सॉरी না, ट्रेडिंग এখন আর ওইটা অত নিচে মার্কেট নামবেনি, তার কারণ হচ্ছে কেন্দ্র সরকার তো আর লকডাউন লাগাবে নি, লাগালে রাজ্য সরকার লাগাবে, আর রাজ্য সরকার নিজের মতো লকডাউন লাগাবে। তো সব জায়গায় লকডাউন হবে নি সব রাজ্যে। সেই জন্য মার্কেট 13,000-এর নিচে নামবেনি, যতই খারাপ হয়ে যাক। যদি 50% রাজ্য লকডাউন থাকে তাও 13,000-এর নিচে নামবেনি। ओके হ্যাঁ, ওটাই বললাম। गोपीज एनालिसिस तो डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है ओके এখন স্টপ লস, যদি কেউ প্রফিটে থাকে তাহলে স্টপ লস লাগিয়ে বসে থাকো। এখন 14,400-500 তে নিফটি ঘুরছে, 14,000 লেভেলে স্টপ লস লাগিয়ে বসে থাকো। আর যদি 14,000 লেভেল ভাঙে তাহলে আরো নিচে ডাউন সাইড আসবে নিফটি, আর যদি 14,000 না ভাঙে তাহলে আসবেনি। তো সেই জন্য কেউ যদি হ্যাঁ, প্রফিটে থাকে তাহলে স্টপ লস লাগিয়ে বসে থাকতে হবে। स्टॉप না, लॉस ওই দিন আসবে না যে 7,000-এর লেভেলে চলে যাবে, এই দিন नहीं আসবে না वो নিফটি। वो दिन नहीं आएगा अच्छा चलो फिर भी ट्रैक करते रहना चाहिए फिर भी मार्केट को ट्रैक करते रहना चाहिए ओके जाओ एक कंक्लूजन समझ में आ रहा है ना आई होप शुभंकर थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा हाँ बोलूं तरुण बाबू হ্যাঁ, যেটা বলছি যে কিসের ভিত্তিতে বলছে যে 14,000-এর নিচে ফল করতে পারে বা অ্যারাউন্ড 13,000 নেক্সট নিচে আসতে পারে, কিসের ভিত্তিতে মনে হচ্ছে? ভিত্তিটা হচ্ছে জাস্ট মার্কেটের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যদি খুব বাজে অবস্থা হয় দ্যাট ইজ দি বেস্ট যদি খুব বাজে অবস্থা হয় যেটা মানে मार्केटेर ट्रेंड देखा जाच्छे कोविड सिनारियोस जेभावे डे बाई डे जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस में सुमित और गोपी का बात मुझे जितना फीलिंग आ रहा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज पर देयर एनालिसिस आई एम लिटिल बिट कन्विंस्ड ऐसा भी बहुत खराब नहीं बोल रहा है मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ इन लोगों से कि ऐसा अगर सिचुएशंस बहुत खराब हो जाएगा तो ऑब्वियसली 40 से ऊपर ही सेंसेक्स रहेगा 40 क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा बट अगर 40 क्रॉस करके नीचे आ जाए तो इट्स नॉट अ गुड कंडीशंस मार्केट में लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट हाँ अगर फिर से इन्वेस्ट करना है ऑब्वियसली 42 43 इवन मैं तो बोलता हूँ कि 40 वो बहुत ओवर्स कंडीशंस बट फिर भी अगर 45 क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तो फिर उसके बाद 42 43 के बाद और नीचे जाने का चांसेस मुझे भी नहीं लगता ठीक है बट ये बहुत ज़्यादा না, खराब আমার হ্যালো, একটা স্পেসিফিক প্রশ্ন আছে যে এটা কতদিনের মধ্যে বা কত মাসের মধ্যে এই অবস্থা আসতে পারে? যদি আসে তো অবভিয়াসলি 2 to 3 months মোস্ট প্রবাবলি আই থিঙ্ক মে হ্যালো, মে জুন মানে আই থিঙ্ক হ্যাঁ বল বলছি যে এইটা তো এস্টিমেট, এখনো কিছু টাইমিংটা তো বলা এটা যাচ্ছে না, এটা এটা কেউ বলা খুব বলতে পারবে মুশকিল না, এটা কেউ বলতে এটা পারবে না খুব এটা না, বলা, কেউ আমাদের বলতে পারবে না। না, আমার একটা জিনিস আর মানে আমি যেটা সকালে বললাম, হ্যাঁ মানে সরি একটু আগে বললাম যে আমার কিন্তু আগে গ্যাসটা মনে হয়, এটা আমার নিজস্ব অনুমান, আমার আগে ডাক্তারদের বা ভাইরাস কথাটা কেটে গেল অনুমান কবে করছে দৃষ্টান্ত। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলুন শুনতে হ্যালো, পাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমার মনে হয় আমাদের ফোকাসে আপনার কথাটা একটু চূড়ান্ত ঢেউ কবে নাগাদ আসতে পারে? কেটে যাচ্ছে। একটু কথাটা কেটে যাচ্ছে আপনার হ্যালো, হ্যাঁ বল সুমিত হ্যাঁ হ্যাঁ একটু বলছি সুমিত যে তবে হ্যাঁ আচ্ছা, বল 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 ক্যামেরা অফ কর হ্যালো, ক্যামেরাটা অফ করে দে আমার ক্যামেরা অফ আছে। ও আচ্ছা হ্যালো, হ্যাঁ বল বল শুনছি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন। হুম তবে বলুন। কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু প্রচন্ড বুলিশ আছি, কারণ হচ্ছে দুটো থিঙ্ক আছে। প্রথম থিঙ্ক হচ্ছে কি, যদি তুমি ওভারঅল গ্লোবাল নিউজ দেখো, তাহলে কিন্তু করোনার সেকেন্ড ওয়েভটা যেটা রয়েছে, এটা চলে যাওয়ার পরে কিন্তু প্রত্যেকটা দেশ কিন্তু সেইভাবে করোনা এফেক্টিভ নয়। সুতরাং এটা যদি সেকেন্ড ওয়েভে যদি মানে আমরা যদি সেনসেক্স যদি 45,000-এর কাছে যদি ধরে রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আগামী দিনে এটা 55,000 হওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার না। obviously I also agree আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে কি, যদি কোনো সেক্টরে শিফট করা যায়, কারণ কালকে আমি একটা নিউজ দেখছিলাম যেটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে দিয়েছিল, যেই নিউজটার মধ্যে বলছে যে ব্যাংকিং সেক্টর গুলোতে টাইম ডিউরেশনটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য 10টা থেকে 2টো। ঠিক আছে, ওদের এটাই একটা মানে পয়েন্ট ছিল, বুলেটিন ছিল। আর সেকেন্ড বুলেটিন বলছে যে আমরা কোভিড সিচুয়েশন যতই খারাপ হয়ে যাক আমরা সার্ভিস দেবো। সুতরাং এই দুটো সেক্টর আছে, যেটা ব্যাংকিং সেক্টর, আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে যাই সিচুয়েশন থাকুক ইনভেস্ট করাটা এফেক্টিভ হবে। আর হচ্ছে স্মল ফিনান্স ব্যাংক
আর হচ্ছে থার্ড হচ্ছে মাইক্রো ফিন্যান্স ব্যাংক, যেগুলো হচ্ছে তোমার গোল্ড লোন প্রোভাইড করে। আর থার্ড হচ্ছে মেডিসিন সেক্টর। আর তারপরে যখন যদি কোনো সেক্টর থাকে, যেটা তুমি প্রথমে বললে ডিফেন্স সেক্টরে যারা সাপ্লাই দেয়, সেই ইন্ডাস্ট্রি গুলো। ওকে, আর ফোর্থ হচ্ছে যেটা অনলাইন সেক্টরের সাথে, মানে যে বিজনেস গুলো পুরো আইটি, ফুললি অনলাইন সেক্টরের সাথে, আইটি সেক্টর গুলো। আইটি সেক্টরস। ভেরি ওকে, গুড, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ তরুণ বাবু বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটার সঙ্গে বেশ কিছু সহমত। আমি যেটা বলছিলাম যে হুম, আমাদের দুটো রিপোর্ট বা দুটো বুলেটিনের উপর আমাদের খুব জোর রাখতে হবে, যে আমাদের ইনফরমেশন কালেক্ট করা, যে yes, প্যান্ডেমিকের চূড়ান্ত ঢেউটা কোন টাইমে আসতে পারে। আমি যেটা বললাম যে আইআইটি সায়েন্টিস্টরা বলেছে মিড মেতে চূড়ান্ত ঢেউ আসবে, এবং মের শেষের দিকে। এটা ওদের একটা স্কুল অফ থট, আরো হ্যাঁ একটা আমাদের ডিফারেন্ট স্কুল অফ আরো থটস, হ্যাঁ। নিতে হবে thought, যে চূড়ান্ত ঢেউ কবে আসতে পারে। কিন্তু সবাই, আমি দুটো তিনটে মত দেখেছি যে দ্রুত কিন্তু নেমে যাবে, চূড়ান্ত পিকে ওঠার পর দ্রুত নেমে যাবে। আমাদের দুটো কারণে চূড়ান্ত নেমে যাওয়ার, এই যে প্যান্ডেমিক হয়েছে, দুটো কারণ। তো এক নম্বর হচ্ছে আমাদের উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নেই, ভাইরাসটা তত কিন্তু মারাত্মক নয়, ভয়ঙ্কর নয়। ইয়েস 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 এর ইয়েস, ট্রিটমেন্টের অভাব। আমাদের অক্সিজেন যদি সাপ্লাই থাকে, ট্রিটমেন্ট বন্দোবস্ত যদি ঠিক থাকে, আমাদের কিন্তু এই প্যান্ডেমিক থেকে দ্রুত কাটিয়ে ওঠা খুব সম্ভব, দ্রুত আমরা ওভারকাম করতে পারি। ইয়েস, And I am hopeful যে এই গভর্নমেন্ট কিন্তু they will take step forward very positively, তারা দ্রুত বন্দোবস্ত নিয়ে নেবে। একটা বিষয়ে, আর একটা বিষয়ে আমার কি বলার আছে, এই সরকার কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য রাখে, যেটা প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট করতো না। শেয়ার মার্কেটের দ্রুত ফল কিন্তু এরা যে কোনো পদক্ষেপে আটকায়, যে কোনো ইয়েস পদক্ষেপ। ইয়েস ইয়েস, যেটা কারেন্ট গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ, প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট কিন্তু খুব নজর দিত না, মানে এত খুব ফোকাস দিত না, আমার যেটা মনে হয়েছে। না না অবভিয়াসলি, হ্যাঁ। নিফটি আমার মনে হয় না 45,000-এর নিচে নামবে। যদি নামে, সেটা আমাদের ইনভেস্টরদের পক্ষে খুব সুসময় বলে মনে হয়। ओके, तो बेसिकली तरुण बाबू, सुमित, गोपी, सबका एनालिसिस कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में ही है। यस वी ऑल अंडरस्टैंड। तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा, फिर भी हम सबको मार्केट के साथ हमेशा रहना चाहिए। एक पॉइंट जो सुमित ने उठाया था, वो मुझे एक लॉजिक उसमें था जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बात को सुने थे सुमित का, कि सुमित ने बोला था कि बैंकिंग सेक्टर्स एंड एनबीएफसी सेक्टर्स। तो क्यों सुमित का ये बेस क्या था, मैं इसका एक रीज़न बताता हूँ। बिकॉज करेंट गवर्नमेंट का एक करेंट प्लानिंग चल रहा है, आई होप यू ऑल नो, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। क्या आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट का नाम सुने हैं? सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इस प्लान के मुताबिक गवर्नमेंट चाहते हैं, हाँ हाँ गवर्नमेंट, सुने सी वेरी गुड। तो गवर्नमेंट का बेसिक प्लान क्या है कि इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करे, हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद करे इंडिया। और अगर इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना, और जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, इवन इंडिया एक्सपोर्टिंग में डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया अपना फॉरेन एक्सचेंज में भी रशिया को सरपास कर गया है। मैं आपको बता दूं, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में रशिया को सरपास कर गया है, बिकॉज रशिया से पहले हम डिफेंस का प्रोडक्ट खरीदते थे, बट अभी हम लोग रशिया जैसे कंट्री को, जो टेक्नोलॉजिकली इतना डेवलप है, हम लोग उसको कंपटीशन दे रहे हैं। तो अगर डिफेंस सेक्टर्स में हम लोग ये कर सकते हैं, तो किसी भी सेक्टर्स में कर सकते हैं, बिकॉज डिफेंस के लिए एक अलग ही टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है, जो ऑलरेडी इंडिया अपने आप को बना लिया है और बना भी रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया शायद रशिया को एक्सपोर्ट ना करे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केट जिसको एक्सपोर्ट करके इंडिया अपना बिजनेस बना सकते हैं, है ना। देयर आर वेराइटीज ऑफ मार्केट इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पर इन्वेस्ट करके सीरियसली बिजनेस बन सकता है इंडिया का, और जो इंडिया करेगा। इवन मैं तो ये देख रहा हूं कि धीरे धीरे इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करेगा, तो इसका एक असर पड़ेगा इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज पे, थोड़ा धीरे धीरे करेगा, बट इतना जल्दी नहीं। वो अभी टाइम है, 5-10 साल टाइम लगेगा, 5 to 10 years, इतना जल्दी ওয়েস্ট नहीं। বেঙ্গলে কিন্তু এটা লাগু নেই। আমি ব্যাংকে গেছিলাম আত্মনির্ভর ভারতের লোন নিতে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা লাগু यस হয়নি आई এখন। नो, आई नो। वेस्ट बंगाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो अलग कंट्री है। वेस्ट बंगाल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो भी हो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आत्मनिर्भर भारत होगा, और वो होगा ही होगा, बिकॉज देयर इज नो वे एक्चुअली, ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन है इंडिया के लिए। अगर इंडिया को दिस काइंड ऑफ करेंट पैंडेमिक सिचुएशन, जैसे अगर इंडिया, जैसे ऑक्सीजन के लिए मैं बताऊं आपको, चाइना के पास ऑक्सीजन बहुत है, वो चाहते हैं कि ऑक्सीजन इंडिया को
दे, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि चाइना से ऑक्सीजन ले। इंडिया दूसरा मार्केट ढूंढ रहा है, या फिर इंडिया चाहता है कि वो इंडिया खुद प्रोड्यूस करे। बट अभी प्रोडक्शन तो देरी लगेगा, बट इंडिया डे बाय डे आई होप कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन का भी करेगा। हेलो, म्यूट। হ্যাঁ, हाँ बोलिए। স্মল ফিনান্সের দুটো চারটে এরকম ভালো স্টক বলতে পারেন? আমি বলবো, ওগুলো পরে আমি ডিসকাশনস করে বলে দেবো। অবভিয়াসলি এই ধরনের কনসেপ্টগুলো অবভিয়াসলি ডিসকাস করে গ্রুপে ডিসকাস করা হবে, ঠিক আছে? ওগুলো তো বলবো, এবার তো হঠাৎ করে ক্লাস চলতে চলতে তো বলা সম্ভव না, बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना, ठीक है? ओके, तो चलिए सर आगे मूव करते हैं। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको एक बार कंप्लीशंस में पहुंचाना चाहिए। शुभंकर, सुमन, क्लियर हो रहा है ना डिस्कशंस? हेलो, হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। ओके ओके ठीक है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, दैट्स व्हाई। आई थिंक ओके, तो ठीक है तरुण बाबू, ओके। तो बेसिकली ट्रेड्स, TA is best used in identify short term trades. Do not use TA to identify long term investment opportunities. Long term investment opportunities are best identified using fundamental analysis. Also, if you are a fundamental analyst, use TA. Please point to be noted. तभी मैं इतना सारा बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने आप को देखते हो, मतलब इट डिपेंड करता है, हर किसी का अपना अपना ना एक रिस्क एपिटाइट होता है। किसी को फंडामेंटल अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म चूज करना अच्छा लगता है, किसी को शॉर्ट टर्म करना अच्छा लगता है। जैसे डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड। जैसे मैं नॉर्मली फंडामेंटल में ज़्यादा पसंद करता हूँ कंपेयर टू टेक्निकल्स, बिकॉज टाइम का बात होता है कि क्योंकि मैं इतना टेक्निकल में टाइम नहीं दे सकता डे टू डे, बिकॉज मेरा क्लासेस बहुत सारा रहता है, दैट्स वाई। लेकिन अगर किसी के पास टाइम है, जैसे सुमित इज हियर, गोपी इज हियर, देयर इज और भी स्टूडेंट्स है, प्रिया, ये लोग टेक्निकल में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इट डिपेंड करता है कि किसका कैसा एबिलिटीज़ है, ठीक है? लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट है फिर भी आपके लिए टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैलिब्रेट टू एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। जैसे मुझे बार बार बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर किस पॉइंट पे शेयर को बाई करना चाहिए और किस पॉइंट पे शेयर को सेल करना चाहिए। ये बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड TA, टेक्निकल एनालिसिस, जो एक फंडामेंटल एनालिस्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे शेयर्स बाई कर लेना चाहिए, मतलब एक्चुअली मूवमेंट अंडरस्टैंड करके बाई करना चाहिए, एंड किस कॉन्सेप्ट में जाके आप उसको सेल करोगे। तो ट्रेड इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। रिटर्न पर ट्रेड, TA based trades are usually short term in nature. Do not expect huge return within a short duration of time. Obviously आप short durations में huge return expect नहीं कर सकते। The trick with being successful with TA, अगर आप technical analysis use करके successful बनना चाहते हैं तो is to identify frequent short term trading opportunities. Frequent short term trading opportunities which can give you small but consistent profit. होल्डिंग पीरियड में सब बाकी आगे आगे ना हम लोग इसका प्रैक्टिकल बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। होल्डिंग पीरियड, ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन few minutes and few weeks and usually not beyond that. We will explore this aspect when discuss on the topic on time frames, कितना देर तक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। रिस्क, often traders initiate a trade for a certain reason. However, in case of an adverse movement in the stock, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एडवर्स मूवमेंट मतलब जस्ट अपोजिट मूवमेंट आ जाए, द ट्रेड स्टार्ट मेकिंग ए लॉस. Usually in such situations, traders should on to their loss-making trade with a hope they can recover the loss. Remember, TA-based traders are short-term in case the trade goes sours. अगर ट्रेड बहुत ऑपोजिट जाता है कि आपने सोचा था बुलिश, suppose you buy stocks in 500 and you feel that stocks will move to 530, but ये ऑपोजिट ट्रेंड में चला गया 450 में चला गया, तो ऑब्वियसली डू रिमेंबर टू कट द लॉसेस एंड मूव ऑन टू आइडेंटिफाई अनदर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ट्रेडर माइंड सेटअप के साथ हो तो होल्डिंग करने का ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 1 वीक तक आप होल्ड कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम 1 वीक, वो भी बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आपका माइंड सेटअप ट्रेडर जैसा है, मतलब जब किसी स्टॉक को आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करते हो, आप ऐसा ना सोचो कि अच्छा नहीं रिकवर करेगा, नहीं। माइंड सेटअप एक तरह का होना चाहिए। जैसे एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट, अगर आप लोग देखते हैं क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको मार के खेलना अच्छा लगता है, बिकॉज वो उसका माइंड सेटअप है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको शॉर्ट रन लेके खेलना अच्छा लगता है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं किस तरह का बात कर रहा हूँ। इफ़ यू नो अबाउट वो क्या नाम है, एक प्लेयर है ऋषभ पंत बोल के, नाम सुने क्या आप लोग? ऋषभ पंत, हाँ, ये इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है?
हिट करता है, हर बॉल में हिट करना, मतलब इसको डिफेंस आता ही नहीं है, आता है पर वो करना पसंद नहीं करता। इसको माइंड सेटअप क्या है ना, डिफेंस करना हर क्रिकेटर को आएगा, हर बैट्समैन को, बट इसका माइंड सेटअप शॉर्ट रन लेने का नहीं है, वो 4 मार के छक्का लगा के रन करना पसंद करता है। लेकिन ऋषभ पंत का ये ऑपोजिट में धोनी है, थोड़ा मिक्स्ड अप। आप अगर धोनी का क्रिकेटिंग कभी देखे है ना, धोनी दोनों करना पसंद करता है। धोनी शॉर्ट रन पे पहले उसका स्ट्रेंथ होता है शॉर्ट रन, एंड फिर लास्ट में जाके वो छक्का लगाना पसंद करते हैं। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ धोनी। देयर इज अनदर प्लेयर पुजारा, ठीक है, ये शॉर्ट रन भी लेना पसंद नहीं करता प्रॉपरली, बट ये बहुत पेशेंस के साथ खेलना पसंद करता है। डिफेंस इतना ज्यादा डिफेंस करता है, फिर वो जब मौका मिलता है तभी 4 या शॉर्ट रन लेते हैं, अदरवाइज नहीं। तो डिफरेंट प्लेयर्स हैव डिफरेंट अप्रोच, आप अपना अप्रोच आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो दैट्स वाई होल्डिंग पीरियड किसका क्या होगा, कितना होगा, इट्स डिपेंड करता है, बट टेक्निकल एनालिसिस इज फुल्ली डिपेंड ऑन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, ओके। मोर देन हार्डली 1 डे से लेके 1 वीक तक मैक्सिमम ये जा सकता है। रिस्क, often traders initiate a trade for a certain reason, however in case of an adverse movement in the stock the trade start making loss। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बता दिया। तो ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। तो फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर टेक्निकल बना है, ट्रेड्स, रिटर्न पर ट्रेड, होल्डिंग पीरियड, रिस्क, ठीक है। इस तरह से हमें देखना चाहिए ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ये बैकग्राउंड चैप्टर था। इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, टेक्निकल एनालिसिस इज ए पॉपुलर मेथड टू डेवलप ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मार्केट। बिसाइड्स, technical analysis also helps in identifying entry and exit points. Technical analysis visualize the action of market participants in the form of stock charts. Patterns are formed within the charts, and these patterns help traders identify trading opportunities. Technical analysis works best when we keep a few core assumptions in perspective, and TA, that is technical analysis, is used best to identify short-term trades. So these are basically the background concept of technical analysis. इन द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ इन आवर सामने वाला चैप्टर्स में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएंगे। क्या है, इंट्रोड्यूसिंग टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में एकदम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। इन दिस चैप्टर वी ब्रीफली अंडरस्टूड दैट technical analysis was all about, in this chapter we will focus on the versatility and assumption of technical analysis। इसमें हम लोग asset types, open, high, low, close, everything, हर चीज़ का मैं आपको थोड़ा बहुत शो करता हूँ। डिटेल्स डिस्कशंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मार्केट डिस्काउंट, एवरीथिंग, हाउ एंड मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ट्रेड पैटर्न को कैसे फॉर्म करना होता है, कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस पॉइंट में लेना चाहिए, किस पॉइंट में छोड़ना चाहिए, बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करना है। मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना चालू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक्स, जापानीज कैंडल स्टिक्स, वी ऑल डिस्कस अबाउट एवरी प्रैक्टिकल थिंग्स। फिर मार्केटिंग की जो कंपनीज चल रहा है उनका भी डिटेल्स चर्चा करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कैंडल्स, बार, एवरीथिंग, हर चीज़ पर डिटेल्स डिस्कशन होगा, ठीक है। एक एक मूवमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी अंडरस्टैंड करना है, तब जाके हम लोग एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ये टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर क्या है, ये किस मैटर पे बात करता है। ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर कोई सवाल हो तो कीजिए, मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। बट बेसिकली आज का क्लास में मेन डिस्कशंस जो था वो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्यों है, किस लिए करना चाहिए, मैं इसीलिए इस क्लास को रखा था। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे, कैंडल स्टिक्स जानेंगे, बार चार्ट जानेंगे, लाइन चार्ट जानेंगे, फिर धीरे धीरे फिबोनाची सीरीज, आरएसआई, एवरीथिंग, एमएसीडी, हर चीज़ में बात होगा। শুভঙ্কর বলো, বোঝা গেছে কিছুটা? হ্যাঁ কিছুটা বুঝতে পেরেছি। আমি তো এবারে প্র্যাকটিস করতে করতে আরো অভ্যেস বাড়বে। সুমনের আওয়াজ পাচ্ছি না, বাট সুমন ইজ দেয়ার। সুমন, তুমি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও করতে পারো। তরুণ বাবু কিছুটা বুঝতে পারলেন তো কি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসটা বেসিক্যালি কি, কিভাবে এটাকে নিয়ে আমরা আগে এগোবো? হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রি জানা হলো, লিটারেচার জানা হলো, এবার হ্যাঁ, ক্যালকুলেশনটা শিখতে হবে। অনেক সময় লাগবে এখন, কমসে কম 25টা ক্লাস লাগবে, কম করে 25টা ক্লাস লাগবে, অনেক বড় ডিটেলস। আমি হ্যাঁ ফার্স্ট জিনিস আমি সিলেবাসটা দেখিয়েছিলাম স্টার্টিং এ, আমাদেরকে এত কিছু ডিসকাশনস করতে হবে। আমি দেখাচ্ছি তবু একবার আপনাকে। এই দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইন্ট্রোডাকশনসটা করে নিয়েছি, চার্ট টাইপস, গেটিং স্টার্টেড উইথ ক্যান্ডেল স্টিক্স, এখানে এতগুলো সিঙ্গেল ক্যান্ডেল স্টিক্স প্যাটার্ন আছে, মাল্টিপল ক্যান্ডেল স্টিক্স প্যাটার্ন আছে,
সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স আছে, ভলিউমস আছে, মুভিং এভারেজ আছে, ইন্ডিকেটরস আছে, ফিবোনাকি রিট্রেসমেন্ট আছে, ডাও থিওরি আছে, ডাও জোন্স কিভাবে নিজেকে ইউজ করে, ফিনালে আছে, সাপ্লিমেন্টারি কিছু নোটস থাকবে, ট্রেডিং ভিউ বানানো হবে, সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ থাকবে, এভরিথিং, অনেক ডিটেলস কনसेप्टও থাকবে। ठीक है, तो देयर इज एवरीथिंग, बहुत सारा चीज़ें समझना होगा टेक्निकल पे। ठीक है, इसके साथ साथ मेरा और भी रिकमेंड रहेगा, फंडामेंटल को भी स्ट्रांग कीजिए, कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें भी अपना मजबूती रखिए। स्टॉक मार्केट में आप खुद एनालिस्ट बन जाएंगे, गारंटी है मेरा। ओके, तो फिर आज का क्लास में इतना ही रखूं? सुमित, गोपी, बोलो ठीक है ना? हाँ दादा। ओके, फिर डिफरेंट डिफरेंट डे में हम लोग मतलब हाँ, टीवी ठीक है। टेक्निकल क्लास में और भी एक चीज़ करेंगे कि रियल में जो कंपनीज मार्केट में चल रहा है ना, उसका भी हम लोग कैंडल स्टिक्स लेके बात करेंगे केस स्टडीज में। ठीक है, मतलब जैसे पहले तो सीखना पड़ेगा, फिर केस स्टडीज करना होगा जो रियल में हो रहा है। सपोज किसी दिन हम लोग रिलायंस को ले लिए, किसी दिन हम लोग इन्फोसिस को ले लिए, उसका पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे ताकि आप अपना डेली का डिसीजंस ले पाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास को आगे लेके जाएंगे। जैसे फंडामेंटल में भी सेम टू सेम करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे फंडामेंटल में पीएल बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस को करते हैं, और आफ्टर दैट हम लोग ये बताते हैं कि आप घर पे कुछ कंपनीज का पीएल बैलेंस शीट को रीड कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चंस है उसको पुट कीजिए, फिर प्लेटफॉर्म है ना हम लोग का, वहाँ पर भी सवाल जवाब चलता जाता है। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी हम लोग बात करते रहते हैं कि स्टॉक के बारे में डिस्कशन। इस तरह से अगर 4-5 मंथ्स डिस्कशंस करते जाए तो हम लोग अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए फिर बाय सबको। हाँ ओके, दादा। ओके, ओके बाय बाय। ओके, बाय, टाटा। शुभंकर কিছু বলবে নাকি? बाय सर। ओके, बाय। ओके सुमन।